नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन। मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा, जिसका आज पहला सब्जेक्ट होगा रसायन विज्ञान। अगर रसायन विज्ञान की बात की जाए तो रसायन शब्द से ही अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। यानी कि जो रसायन शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है मिस्र के कीमिया शहर से। कीमिया केमिकल वर्ड एक जैसा लग रहा है, इसीलिए रसायन जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये मिस्र का एक शहर है कीमिया, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद अगर बात की जाए रसायन विज्ञान के पिता बोलें, आप जनक बोले या फादर ऑफ केमिस्ट्री बोले, वो कौन है? लेवोजियर। ठीक है, तो ये तो हो गई एक सामान्य सी डेफिनेशन। आगे चलते हैं डिस्क्राइब करने के बाद कि इसका पहला टॉपिक उठाते हैं अपन, पदार्थ। पदार्थ यानी कि मैटर, कुछ भी हो सकता है ये सब्सटेंस, जैसे कोई पत्थर, लकड़ी, आप, हम, अपने आप में पूरी इस दुनिया में, धरती पे जो भी चीज़ें, वो सभी चीज़ें अपने आप में क्या है? एक पदार्थ हैं। जितनी भी जो विजिबल या दृश्य वाली फील करी हुई चीज़ें। ठीक है, अगर पदार्थ की बात की जाए तो इसमें पहला टॉपिक आ जाएगा पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं की बात की जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? टोटल 5। कौन कौन सी? पहली अवस्था आ जाती है ठोस, दूसरी आ जाएगी द्रव, नंबर 3 पर आती है गैस, नंबर 4 प्लाज्मा, और नंबर 5 पे आ जाएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले बात करते हैं अपन ठोस की। ठोस क्या, कैसे होते हैं या क्या पदार्थ होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पे। ठोस की बात करें, परिभाषा अपन को बिल्कुल भी रटनी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। इसमें मैं 2 ही वर्ड का यूज करूंगा केवल, आकार और दूसरा आयतन। आकार तो आप सभी जानते हैं कैसा भी हो सकता है। आयतन की अगर बात की जाए तो जो भी वस्तु या पदार्थ स्थान घेरता है उसको क्या कहा जाता है? आयतन। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो किसी भी पदार्थ की भराव क्षमता क्या कहलाती है? आपकी आयतन। अगर बात करें ठोस पदार्थ की तो ठोस पदार्थ की क्या हो जाएगी परिभाषा? पहले अपन किताब की भाषा में समझेंगे, फिर अपनी भाषा पे आएंगे। वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों ही क्या हो? निश्चित हो। वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों ही क्या हो? निश्चित हो, वो सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? आपके ठोस। अब अपनी भाषा की बात करें कि ठोस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। मान लीजिए मैं कोई सपोज दैट, जैसे ईंट देखा है आपने, ठोस पदार्थ ही एक तरह का। मान लीजिए ये कोई 500 ग्राम की ईंट है। आकार कैसा है इसका? चौकोर। आयतन कैसा है इसका? अपने आप में आपको दिख रहा है। या वेटेज की बात करें, 500 ग्राम की लगभग ये ईंट है। बिना कुछ किए आप चाहे 1 साल रखो, चाहे 10 साल रखो, इसमें कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं। इसका आकार वही रहेगा, चौकोर। आयतन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा रहेगा। मतलब ठोस की क्या परिभाषा हो गई? सिंपल सी, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो, वो सभी पदार्थ कैसे कहलाएंगे? आपके ठोस पदार्थ कहलाएंगे। अगला सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं अपन, द्रव। द्रव कौन से पदार्थ होते हैं? इसमें भी वर्ड वही यूज करेंगे आप, कौन से? आकार और दूसरा आयतन। बस अब इसमें क्या होगा? माइनर सा डिफरेंस है। आकार कुछ भी हो सकता है। आयतन की बात करें तो आयतन की परिभाषा भी आपने देखी है। मान लीजिए मैं कोई ले लेता हूं 1 लीटर पानी की बोतल। पानी की बोतल का आपने देखा कि उसमें अगर पूरा पानी भरा हुआ है तो उसका आकार कैसा है पानी का? बिल्कुल बोतल के आकार का। लेकिन क्वांटिटी की, आयतन की बात करें तो कितनी क्वांटिटी का है वो? 1 लीटर। अब उस 1 लीटर की बोतल को आपने किसी दूसरे बर्तन में खाली किया। अब क्या हुआ? पानी की मात्रा कितनी है?
वही 1 लीटर। लेकिन आकार की बात करें तो अब बोतल का आकार ना रहकर किसका हो गया, उस बर्तन की तरह, पतीला हो या कुछ भगोना वगैरह कुछ भी हो सकता है। फिर किसी और बर्तन में डालेंगे तो फिर से उस पानी का आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी की जो मात्रा है, आयतन है, वो क्या है, 1 लीटर ही है। यानी कि परिभाषा क्या बनेगी, समझ गए होंगे आप बात को, कि हर बार हम देख रहे हैं तो आकार में वेरिएशन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। मतलब वे पदार्थ जिनके आयतन तो क्या हो, निश्चित हो, जबकि आकार अनिश्चित हो, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके द्रव पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आएंगे अपन, गैस। अगर गैस की बात करें तो गैस को अपन सब आसानी से जानते हैं कि इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है और संपीड़ित किया जा सकता है, या हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा, वही परिभाषा 2 वर्ड यूज में लेंगे अपन, आकार और दूसरा आयतन। अगर आकार और आयतन की बात करें तो हर बार जब भी आप इसको कंप्रेस करेंगे तो इसके आकार में भी चेंजेस आएगा, तो इसके आयतन में भी चेंजेस आएगा। मतलब हर बार दोनों ही चीजों में वेरिएशन आ रहा है। मतलब वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो, वो सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके गैस। अगला नंबर 4 पे आते हैं अपन, प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा अवस्था में जो कण होते हैं वो सबसे अधिक या सर्वाधिक ऊर्जा वाले होते हैं। अब अगर डेफिनेशन की बात करें कि प्लाज्मा होता क्या है, तो प्लाज्मा अगर अपनी भाषा की बात करें तो प्लाज्मा क्या चीज है, गैसों का आयनीकृत या गैसों का आयनीकरण जो हो जाता है वो क्या कहलाता है, आपका प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा के आप एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य और तारों में चमक का कारण क्या है, प्लाज्मा। सूर्य और तारों में किस प्रकार की चीज पाई जाती है, कैसा पदार्थ पाया जाता है, प्लाज्मा। तो सूर्य और तारों में चमक का कारण प्लाज्मा। इसके अलावा नियॉन बल्ब हो गया, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, इसमें भी क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। नंबर 5, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन शॉर्ट इसको अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, BEC। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर पदार्थ की 5वीं अवस्था की बात करें तो सन 1920 में हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं की, या यूं बताया कि पदार्थ की 5वीं अवस्था भी कुछ होती है। फिर इसके बाद जैसे जैसे समय आगे चलता गया तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक कॉर्नेल, और इनके साथी भी थे वेमेन। इन्होंने मिलकर क्या किया, पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की, और इसी के साथ ही इनको ये कार्य करने के उपलक्ष्य में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार से ये सम्मानित हुए। तो देखा आज हमने कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। ऊर्जा का क्रम। पदार्थ की अगर बेसिक फॉर्म की बात करो तो सिंपल आप जो देखते हैं हमारी डेली लाइफ में वो कौन सी हो जाती है, ठोस, द्रव और गैस, जिसे आराम से देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। अगर बात की जाए ऊर्जा की क्रम की, सबसे ज्यादा ऊर्जा किन में होगी, तो वैसे तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले कण है वो कौन से हैं, प्लाज्मा कण है। लेकिन अगर ठोस, द्रव, गैस में पूछ ले आपसे इसका क्रम तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा के क्रम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किनकी होती है, गैस की। इसके बाद आ जाएगा द्रव, इसके बाद आ जाएगा ठोस। अगला
स्थायित्व का क्रम यानी कि स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी या स्थायित्व किसका है? ठोस का, इसके बाद द्रव और सबसे लास्ट गैस। नंबर 3 पर आते हैं, आयतन का क्रम। अगर आयतन के क्रम की बात की जाए तो आयतन का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा आयतन किसका होगा? गैस का, इसके बाद द्रव का और इसके बाद ठोस पदार्थों का। अगला आते हैं घनत्व की बात की जाए कि घनत्व का क्रम। अगर घनत्व के क्रम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व किन पदार्थों का होगा? ठोस का, इसके बाद द्रव और फाइनली गैस का। क्रियाशीलता की बात की जाए तो क्रियाशीलता का क्रम, तो क्रियाशीलता के क्रम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किनकी होगी? गैस, इसके बाद द्रव और सबसे लास्ट ठोस। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि नंबर 1 ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा? गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। स्थायित्व के क्रम की बात की जाए तो स्थायित्व में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। आयतन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसका? गैस, द्रव, उसके बाद ठोस का। नंबर 4 पे बात की जाए घनत्व के क्रम की तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका? ठोस का, द्रव का और फिर गैस का। नंबर 5 पे अगर बात करें क्रियाशीलता की तो क्रियाशीलता के क्रम में सबसे ज़्यादा किसका? गैस, द्रव, उसके बाद ठोस। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसी में आगे वीडियो देखेंगे आप पदार्थ के रासायनिक प्रकार। तो पदार्थ के रासायनिक प्रकार कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला आ गया तत्व, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 पर आ जाएगा मिश्रण। पहले बात करते हैं अपन तत्व की। तो तत्व की परिभाषा समझने से पहले यह तत्व होता क्या चीज़ है उसको समझे बात को। अगर हमारी आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में टोटल अभी वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 तत्व है। मान लीजिए मैं ले लेता हूं कि जैसे नाम भी देखे होंगे आपने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, धातु ले लीजिए, सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, ये सभी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है? अपने आप में तत्व हैं। अब मान लीजिए कि क्लोरीन में कोई तत्व लेता हूँ, ऐसे डिनोट करते हैं क्लोरीन को कि ये क्लोरीन की कोई बॉल है। क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? जिस भी जगह पे गिरेगी वहां से ये रंग उड़ाने में सहायक गैस है, गैसीय फॉर्म में पाई जाएगी। दूसरी बात, ये मान लीजिए कि क्लोरीन की एक बॉल है। अब ये इतनी बड़ी बॉल अगर किसी एरिया पे गिरेगी, कागज पे या कपड़े पे, तो उतने एरिया का ये कलर उड़ा देगी। मान लीजिए है क्या ये? बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है और ये कण आपस में चिपक कर एक बड़ी सी बॉल का निर्माण कर रहे हैं। जो ये छोटा सा कण है ये भी तो क्या है? क्लोरीन का। इसकी भी तो यही गुण है, यही एट्रीब्यूट्स है कि ये क्या कर रहा है? रंगों को उड़ाने में सहायक है। बस ये बहुत सारे कण आपस में मिल गए तो बड़ी सी बॉल बन गई और छोटा कण था वो क्या कहलाया? आपका अणु। जो ये छोटा सा कण है वो क्या कहलाया? अणु। और ये बहुत सारे अणु, छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? एक बड़ी सी बॉल का निर्माण कर रहे हैं। तो बस परिभाषा हमारी यहीं से बन जाती है। मतलब क्या है? ये बहुत सारे छोटे छोटे अणु, यानी कि, और सारे छोटे अणु किसके हैं? क्लोरीन के। इसके अलावा इसमें ऐसा तो नहीं है कोई और दूसरा पदार्थ मिला हुआ है, नहीं। तो परिभाषा क्या बनाएंगे? 2 या 2 से अधिक। अच्छा, इस परिभाषा को और अच्छे से हम लिख लेंगे तो कैसे बनाएंगे अपनी भाषा में? देखिए, किताब के लैंग्वेज से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़्यादा अच्छी बात है और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी से अपनी लैंग्वेज में समझा सकूँ आपको। तो क्या बनाएंगे हम परिभाषा? बहुत सारे
छोटे छोटे एक ही प्रकार के अणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा क्या बनी? बहुत सारे छोटे छोटे, लेकिन कौन से? इस बात को समझिए, बस यही है हमारी परिभाषा। एक ही प्रकार के अणु, बहुत सारे छोटे छोटे एक ही प्रकार के अणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाहो तो आप लिख सकते हो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, वटेवर 118 तत्व आप सब जानते हैं, आवर सारणी पे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं वो सभी क्या हैं? एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं। बात करते हैं यौगिक की। जैसा नाम वही इसकी परिभाषा। यौगिक मतलब किसी भी चीज का योग यानी कि जुड़ना, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब भी वही चीज, जुड़ना। तो यौगिक की परिभाषा कैसे बनाएंगे आप? अच्छा ये बात समझिएगा उदाहरण से, H2O यानी कि इसको क्या बोला जाता है? जल। H2O की बात करें तो हाइड्रोजन आपने देखा अपने आप में एक तत्व है, ऑक्सीजन भी अपने आप में एक तत्व है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एक नया पदार्थ बना क्या? जल। तो वही चीज है यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन अपने आप में अलग तत्व है, ऑक्सीजन अपने आप में अलग तत्व है, लेकिन परिभाषा भी अधूरी है। आप ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे तत्व मिलकर या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन परिभाषा अधूरी है। छोटा सा डिफरेंस है, हाइड्रोजन के नीचे कितना? 2, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, यानी कि इसका अनुपात कितना हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का 2:1। जब यह अनुपात मान लीजिए मैं 2:5 कर दूं, या 5:7 कर दूं, या 3:2 कर दूं, तो क्या जल बनेगा? क्या नहीं बनेगा। हमें प्रॉपर्टी क्या चाहिए जल बनाने के लिए? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अब बनेगी इसी से ही परिभाषा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं? 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलना यौगिक कहलाता है। आ गई बात समझ में? 2 या 2 से अधिक, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों का, लेकिन कौन से? निश्चित अनुपात में मिलना क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। नंबर 3 पर आते हैं मिश्रण की परिभाषा। अब मिश्रण की परिभाषा भी सेम एज यही है, बस डिफरेंस किस बात का है? यहाँ पे हमने क्या करा? अनुपात को फिक्स रखा, लेकिन अगर अनुपात हम बिगाड़ दें तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात में मिलना मिश्रण कहलाता है। आ गई बात समझ में? अच्छा उदाहरण की बात करें तो मिश्रण का एक बहुत ही यूनिक उदाहरण है जो हमेशा आता जाता है चर्चाओं में, ज़्यादातर वायु। पूछ लेता है क्वेश्चन कि इनमें से वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं। मतलब मिश्रण है क्या? एक वायु। वायु क्या है? एक मिश्रण है। अच्छा इसको अपनी लैंग्वेज में अगर बात की जाए कि यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंस है, देखिए वैसे तो परिभाषा के तौर पर तो क्या है? निश्चित अनुपात और अनिश्चित अनुपात, इससे ही पता लग जाएगा यौगिक और मिश्रण में डिफरेंस। लेकिन अगर अपनी भाषा की बात करें तो मान लीजिए यौगिक, कोई से भी 2 व्यक्ति हैं, एक को चाय बनानी आती है और एक को नहीं आती है। मैंने एक व्यक्ति से बोला तो उसने चाय बनाई, उसको पता था, इसीलिए उसने क्या करा? बराबर मात्रा में
दूध पानी चीनी वगैरह लेकर एक बढ़िया सी चाय बना दी। लेकिन अदर दूसरे व्यक्ति से मैंने बोला उसको नहीं बनानी आती, लेकिन उसने क्या किया, चाय का बस हल्का फुल्का आइडिया था, तो पानी घी तेल शक्कर वगैरह जो भी था XYZ वो सभी के सभी मिला दिया। बनाना क्या था, चाय, लेकिन बना क्या दिया उसको खुद को ही नहीं पता। तो वही चीज़ है, जब अनुपात उसको पता था पहले वाले व्यक्ति को, तो उसने बढ़िया सी चाय बना दिया, तो वो तो क्या बन गया, एक यौगिक। लेकिन अनुपात बिगाड़ते ही क्या चीज़ बन गई, मिश्रण। बस ये डिफरेंस है, अगर अनुपात निश्चित है तो यौगिक, अनुपात अनिश्चित है तो मिश्रण।